सौदा आपका देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रियंका संभव। बाजार पर एक नजर जरूर डालें। आज हम बहुत ही भयंकर दबाव में बाजारों को देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 490 अंक की गिरावट है। निफ्टी भी 152 अंक कमजोर है। मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों ही कमजोर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कमोडिटी बाजार पर आज हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले ग्रीस संकट गिराने के डर से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की चमक बढ़ गई है। आज सोने को हम देख रहे हैं कि हरे निशान पर वो खुला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम करीब 0.1% उछला है। वहीं अभी आप देख सकते हैं 26,797 पर गोल्ड खुल रहा है। वहीं सिल्वर 36,266 के ऊपर हरे निशान पर ही खुल रहा है। आज डॉलर की चाल पर भी नजर खासी रहेगी, लेकिन क्रूड 3,766 के साथ ओपन हो रहा है। यहां पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस भी 176 रुपए 30 पैसे पर दबाव के साथ आज खुल रहा है। कॉपर 371 रुपए 35 पैसे पर खुल रहा है। आज कॉपर में मजबूती देखने को मिल रही है। निकल 783 रुपए पर खुल रहा है, लेकिन सबकी निगाहें गोल्ड पर रहने वाली हैं। एल्यूमिनियम में 106 अंकों की ओपनिंग हो रही है। फिलहाल बढ़त के साथ एल्यूमिनियम भी खुला है। लेड हालांकि इसमें दबाव दिख रहा है। 112 रुपए पर लेड की ओपनिंग हो रही है आज के बाजार में। जिंक 128 रुपए 75 पैसे पर खुल रहा है। सोया ऑयल 584 रुपए पर दबाव के साथ ओपन हो रहा है। और कुछ और इसी तरह की कमोडिटी जैसे कि क्रूड पाम ऑयल 453 रुपए 50 पैसे की ओपनिंग के साथ। सोयाबीन 3,481 के साथ ओपन हो रहा है। मस्टर्ड सीड 4,155 के साथ मजबूती पर खुलते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। और चना 4,161 रुपए के साथ कमजोर नजर आ रहा है। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन। गुड मॉर्निंग हितेश। सबसे पहले ग्रीस संकट, सभी के जहन में सबसे पहली चिंता ग्रीस संकट की हो रही है, लेकिन इसका फायदा हम सोने में देख रहे हैं। इसको सपोर्ट मिल रहा है। कितनी टिकाऊ है ये चमक? और घरेलू बाजार में आज के दिन आप क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, सबकी आईज एक्चुअली फोकस ग्रीस पे है और जो रेफरेंडम होने वाला है उसके ऊपर है। पर देखिए, अब थोड़ा बहुत सपोर्ट डेफिनेटली गोल्ड को दे रहा है, पर हम जितनी साइजेबल रैली होनी चाहिए इन इवेंट ऑफ ब्रेक्जिट, क्योंकि जो हिसाब से जो स्टैंड ऑफ है या जो डेडलॉक है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि ग्रीस एग्जिट करे यूरोप से। बट आप देखिए, गोल्ड में जितनी रैली आनी चाहिए इन सच एन इवेंट थियोरेटिकली आनी चाहिए, वो उतनी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि टू लार्जर एक्सटेंट मार्केट्स हैव लर्न टू लिव विद इट। मार्केट्स ने देखिए, आप ये स्टोरी लास्ट ग्रीस सागा जो है 2-3 साल से चल रहा है, और जिसका रिपरकर्शन है आप देखें तो इट इज कन्फाइंड और रिंग फेंस टू इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड ECB। जो प्राइवेट क्रेडिटर्स, वो लेंडर्स थे, वो लोग देव ऑलरेडी बर्न देयर फिंगर्स। और अब देखिए, ग्रीस अगर एग्जिट भी करता है यूरोप से तो इट इज बेसिकली 3% ऑफ यूरोप GDP। तो आई बिलीव मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड देव ऑलरेडी प्राइस्ड इट, बिकॉज जिस हिसाब से आप यूरो देखिए, आज से कुछ एक साल पहले यूरो इज टू ट्रेड एट 1.35 अगेंस्ट द ग्रीन बैक। नाउ इट हैज कम एज लो एज 1.10 या 1.05 तक गया था। तो इस मार्केट में ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है। अगर होता भी है तो हो सकता है कि मार्केट्स विल पे रिस्पेक्ट टू ग्रीस इशू and condole a day or two, but then they'll learn to live with and eventually वापस broader markets में मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट रैली होगी rather than broader markets falling, because Greece ऐसा प्रॉब्लम है, the more it stays in the system it also implied more bailout। अब ग्रीस का ऐसा हालत है कि फॉरगेट पेइंग द डेट, दे कांट सर्विस दैट डेट ऐसे, उनका ना इंटरेस्ट पे पर कर रहे, तो आप जितना उनको और डेट दोगे आपका डेट बर्डन बढ़ने ही वाला है। तो आई थिंक हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी हो, गोल्ड या $20 की तेजी आए, बट सबसे नहीं होगी। इवेंचुअली मार्केट्स विल लर्न टू लिव विद इट। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से मार्केट ने इस फैक्टर को डिस्काउंट कर लिया है, समझ चुके हैं कि इस तरह की परेशानी से गुजरना होगा। लेकिन चांदी में किस स्ट्रैटेजी की बात आप करेंगे आज के लिए? कहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है हितेश जी? देखिए, चांदी का ये है कि क्यूज दोनों साइड से लेती है। एक तो आपके इंडस्ट्रियल मेटल से देखती है और एक प्रेशियस मेटल। थोड़ा बहुत सपोर्ट चांदी में मिल सकता है, पर जो टोन बेस मेटल्स में है आई थिंक वो बहुत बड़ा टोल लेगा। तो अगर आप प्रेशियस मेटल मुझे पिक बात करें गोल्ड से, तो मैं गोल्ड ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखिए चाइना में जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है सैटरडे में, उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट्स में तो नहीं है। थोड़ी बहुत इक्विटीज में रिकवर आई है, बट ग्रीस कंसर्न और चाइना का जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल कमोडिटीज से रिलेटेड फंडामेंटल है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तो मैं चांदी से स्टे वही करूंगा, गोल्ड बाय करूंगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ कमोडिटीज है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात करें तो आई प्रेफर टू सेल।
क्रूड में हम लगातार दबाव देख रहे हैं, क्या ये और गिरावट देख सकता है और क्या नेचुरल गैस में क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं आज के लिए? आई थिंक नेचुरल गैस का भी बहुत अनइंस्पायरिंग फंडामेंटल है। वेदर साइड कोई एक्सट्रीम सिनेरियो इमर्ज नहीं हुआ जो आपकी कंजम्पशन साइड को स्टोरी सपोर्ट करे। विंटर भी इतना कुछ सपोर्ट नहीं किया, हम देखें इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही थी। समर साइड भी देखें तो इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक प्राइसेस यहाँ से जो करंट लेवल से एटलीस्ट 6 से 7 रुपया गिर सकते हैं, तो मैं नेचुरल गैस में बेरिश ही रहूंगा। ऑयल एक ब्रॉड रेंज में कन्फाइंड है। आप देखिए WTI की बात करें तो 57 से 62.5 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है $5 में। जब भी हम 60-61 तक जाता है वहां पे सेलिंग बननी चाहिए और 57-58 तक आए तो बाइंग बननी चाहिए। तो स्विंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा, पर नेचुरल गैस में आई थिंक यहाँ से 6 से 7 रुपए करंट लेवल से फॉल का आकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन है। बेस मेटल्स पर आपकी राय जानना चाहूंगी। आई थिंक जिंक और कॉपर सेल का ही बननी चाहिए। कॉपर करंट लेवल्स बेचना चाहिए। आई थिंक जिंक भी कुछ 126 से 27 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रुपया काफी टूट गया है हितेश जी आज, इसमें आज क्या करने की सलाह है? देखिए थोड़ी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स रैली हुआ 96.5 96.7 तक थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, बट मैं आई थिंक आई स्टिक टू माय पॉइंट कि रूपी में जो रेजिलियंस है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। जो रेजिलियंट दिखा अगर आप इमर्जिंग मार्केट करेंसी से कंपेयर करें तो बहुत स्ट्रांग नोट पे रूपी ट्रेड करता है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होती है। आई थिंक सेम रेंज ही चलेगा। मुझे लगता नहीं है कि भले कितना भी मार्केट्स में टर्मोइल आए रूपी विल गो बियॉन्ड 65। आई थिंक हो सकता है ओवर 64, 69, 64.20 तक जाए, बट आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम इट इवेंचुअली will again reclaim those 63.20, 60.30 levels. थैंक यू हितेश, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। IIFL के हितेश जैन हमारे साथ थे, बाजारों के खुलते हुए अपनी राय देते हुए कि क्या आज उनको कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक NCDX पर चना जुलाई वायदा में 4,210 रुपए पर बिकवाली करें, नीचे में भाव 4,120 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 4,240 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी हल्दी है, इसमें 7,190 रुपए के स्तर पर बेचने की सलाह है, नीचे में आपको 6,920 रुपए का टारगेट मिल सकता है। इस सौदे में 7,250 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में शामिल करेंगे आपके सवालों को, जिसका जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और बाजार पर एक नजर डालिए। आज सुबह जब बाजार खुले तो जबरदस्त कमजोरी के साथ आज ओपनिंग हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर, भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स में अभी 480 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 8,233 पर 148 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। भयंकर प्रेशर बैंक निफ्टी से आ रहा है बाजारों में। 460 अंक की गिरावट फिलहाल बैंक निफ्टी से है, और मिड कैप भी कमजोर है। ब्रॉडर मार्केट में ये जो दबाव है यही रिफ्लेक्ट हो रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी। अगर आप इस पर नजर डालें तो ये रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। ज्यादा शेयर हैं जो गिरने वाले हैं, तो डिक्लाइन हो रहे हैं 1177 शेयर, और सिर्फ चढ़ने वाले 123 शेयर हैं। और इसी वजह से बाजार में हम देख रहे हैं कि लाल निशान पर कारोबार हो रहा है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, SBI, टाटा मोटर्स जैसे नाम शामिल हैं। पर शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। बाजार में जो दबाव देख रहे हैं, निफ्टी जो है 8,233 पर पहुंच गया है, साथ ही ग्रीस संकट क्या बाजारों के लिए एक बड़ा ओवरहैंग बन रहा है? यह है कि फ्राइडे तक मार्केट्स क्लियरली एक बाय मोड में थे, और आज मार्केट्स ने गैप डाउन ओपनिंग ली है, और काफी ट्रेडर्स जो हैं मार्केट के अंदर फंस गए हैं, और एकदम एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। मुझे लगता नहीं है प्रियंका अभी भी टेक्निकली मार्केट के अंदर यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्लियरली जो रुख है, शॉर्ट टर्म का जो रुख है, वो आज की क्लोजिंग डिसाइड करेगी। आज अगर निफ्टी यहां से जैसे अभी 150 पॉइंट्स के अराउंड नीचे चल रहा है, अगर गिरावट बढ़ती है और ये गिरावट 200-225 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज होता है, तब सर्टनली मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 दिन के लिए मार्केट्स में एक ओवरहैंग बना रहेगा। अगर मार्केट्स यहां से रिकवर होती हैं तब एक रैली देखने को मिल सकती है, और अगर मार्केट्स इन्हीं स्तरों के आसपास क्लोज होती है तो दोबारा से एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। मेरा ऐसा मानना है जो ट्रेडर्स हैं
उनको थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट्स में एक जो ग्रीस संकट के कारण एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना है, एक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, बट निवेश के लिए मेरे को लगता है एक अच्छा मौका है प्रियंका। कई स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट अभी इतनी देखने को नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पर आप BHEL देखिए, नीचे में एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मेरे को लगता है कि लंबी अवधि का नजरिया बना के 6 से 8 महीने का भी नजरिया बना के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, शॉपिंग करनी चाहिए। चलिए, तो आपको दिख रहा है इस गिरावट में आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका साबित हो सकता है। कुछ बड़े नाम जैसा कि राकेश बता रहे थे, और आगे भी हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आपको बताएंगे कि ग्रीस संकट की वजह से बाजार में जिस तरह का दबाव फिलहाल दिख रहा है, ऐसे में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और अब मेरे साथ गौरव जुड़ रहे हैं कोलकाता से अपने सवाल के साथ। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं। मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, ये दूसरी बार ये मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। चलिए, स्वागत है आपका, और हम माफी चाहेंगे कि आप इतने लंबे समय तक संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब आप हमारे साथ हैं, तो पूछिए अपना सवाल गौरव। हाँ, मैं आपके कोई एक्सपर्ट ने मुझे बोला था कि प्राइवेट बैंक मेनली ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक में निवेश करने के लिए, और मैंने 376 प्राइस में 70 शेयर खरीद रखे थे ICICI बैंक के, और वो तो अभी बहुत गिर गया है और अभी उठ रहा है, प्राइस उठ रहा है। तो क्या ये है? तो ICICI बैंक में 72 रुपए 50 पैसे के नुकसान पर गौरव जी बैठे हुए हैं। राकेश जी, ICICI बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? आज खासा गिरावट आज दिख रही है, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं ICICI बैंक को? गौरव के लिए क्या सलाह होगी सर? प्रियंका, एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। दुर्भाग्य से खरीद बहुत महंगी है। जिन स्तरों पे इन्होंने खरीदा था उस समय भी रुझान पॉजिटिव था, बट काफी ऊपर की खरीद है। मैंने राय दूंगा क्लियरली पोजीशन को होल्ड करें, घबराहट को दिलो दिमाग से निकालें, और नीचे में अगर किसी कारण से स्टॉक 270 से 285 के स्तरों पे आता है, जिस तरीके से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है ग्रीस को लेके, 200 से 70 से लेकर 280 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया। और मेरी राय रहेगी गिरावट में एवरेजिंग करने की, और एवरेज करके अगर पोजीशन को होल्ड कर दें तो क्लियरली मेरा ऐसा मानना है 1 से 1.5 साल में 360 प्लस के प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। और अब शिवशंकर अग्रवाल मेरे साथ हैं सिलीगुड़ी से। शिवशंकर जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं सर? मैंने कोटक बैंक लिया है 1395 पे, और BPCL लिया 865 पे 100 शेयर। ओके, तो उसको होल्ड करूँ या क्या करूँ अभी? जी, कोटक में नुकसान हो रहा है, हालांकि BPCL में आपको 10 रुपए 40 पैसे का मुनाफा यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। तो क्या करें इन दोनों ही स्टॉक्स में? राकेश जी, कोटक महिंद्रा बैंक और BPCL, और जैसा कि आज बैंक निफ्टी दबाव में, इसलिए आज हमें एक्सेप्शनली ज्यादा ही लो दिख रहे हैं सारे ही बैंक स्टॉक्स, लेकिन इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के? साथ ही BPCL के बारे में भी बताइए शिवशंकर जी को। प्रियंका, कोटक महिंद्रा बैंक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी डाउन जरूर है, बट एंटायर जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसके अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक्चुअली देखें तो एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1460, 1465 रेंज का अपर बैंड है, नीचे में 1200, 1235 रेंज का एक लोअर बैंड है। दुर्भाग्य से इन्होंने रेंज के अपर बैंड पे स्टॉक को खरीदा है, बट मेरा ऐसा मानना है घबराना नहीं चाहिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। निचले स्तरों पे अगर स्टॉक लोअर बैंड पे आता है, 1200 से लेकर 1235 के अराउंड आता है और पॉकेट अलाउ करती है, तो एवरेज करना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है BPCL, क्लियरली एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। आज भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्टॉक, नीचे में 770, 785 एक अच्छा सपोर्ट है। और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है 997, 970 से लेकर 1000 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अब बात करते हैं सुभाष जी से, दिल्ली से हैं हमारे साथ। सुभाष जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैडम, जनता फार्मा है मेरे पास, 1620 में 300 शेयर है। हाँ हाँ, और 2000 शेयर है टेक महिंद्रा के। पर आप बैठे हैं? हाँ मैडम, दोनों में नुकसान और टेक महिंद्रा नुकसान है। और ओहो, टेक महिंद्रा में भी आपको 236 रुपए का नुकसान हो रहा है, और
सुभाष जी से जाते जाते का डर लग रहा है। राकेश जी, इनकी डर जो है आप इसे भगाने में थोड़ी सी मदद कीजिए। अजंता फार्मा और टेक महिंद्रा के बारे में सुभाष जी सवाल कर रहे थे। देखिए प्रियंका, अजंता फार्मा का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक एक अच्छे रुझान के साथ ट्रेड कर रहा है, बट इन्होंने रैली के पीक में स्टॉक को खरीदा है, उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज भी देखें तो स्टॉक होल्ड कर रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया बनाए, अजंता फार्मा को होल्ड करें। टेक महिंद्रा में नतीजों के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, उसके बाद सेल ऑफ बढ़ रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मौजूदा स्तरों से जो डाउनसाइड है वो कैप्ड है स्टॉक के अंदर। निचले स्तरों पर स्टॉक में 460 से लेकर 475 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, और जिस तरीके से इनकी एक ऊंची खरीद है, खराब नतीजों के बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है अगर गिरावट बढ़ती है, जो सपोर्ट मैंने एरिया बताया 470 के अराउंड अगर स्टॉक आता है, तो मेरी राय में इनको एवरेज करनी चाहिए अगर पॉकेट अलाउ करती है, और अगर ये स्टॉक को पोजीशन को होल्ड करते हैं लगभग साल भर, तो एक अच्छा मुनाफा इस पोजीशन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो राकेश जी, डरने की कोई बात नहीं है ना टेक महिंद्रा और अजंता फार्मा में, जैसा कि सुभाष जी पूछ रहे थे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल प्रियंका, डरने की बात नहीं है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए। इनफैक्ट टेक महिंद्रा को आप और ऐड कर सकते हैं 410 के स्तर पर, राकेश जी ने बताया है। अगला सवाल सैयद जी का सतना से, जो जानना चाहते हैं कि एनबीसीसी में इनको अच्छा लगता है, इसमें ये एंटर करना चाहते हैं, और क्या ये मौजूदा स्तर सही समय है एंटर करने का एनबीसीसी में? राकेश जी, एनबीसीसी सैयद जी को बताइए, क्या इसमें अभी एंटर करें? देखिए प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी हमने रैली देखी है स्टॉक की, गिरावट में स्टॉक को बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है, अगर स्टॉक किसी कारण से 730 से लेकर 760 के जोन में आता है तब खरीदना चाहिए। अगर इन स्तरों पे, ऊंचे स्तरों पे खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठता है, गिरावट में स्टॉक को क्लियरली बाय किया जा सकता है। ओके, तो बाय को गो अहेड दे रहे हैं, लेकिन एक गिरावट का इंतजार जरूर करें इसमें। फिलहाल सौदा आपका में हम लेते हैं एक ब्रेक, और आगे शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। राकेश बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये मॉर्निंग उतनी गुड नहीं है बाजारों के लिए, हम जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं। आपको लग रहा है ग्रीस संकट एक मेजर वजह है जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, और आप इसको भारतीय बाजारों के लिए कैसे देख रहे हैं ट्रांसलेट होते हुए? सर, सुप्रभात आपको भी। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आसार तो नजर आ रहे थे पिछले हफ्ते से, जिस तरीके से असमंजस स्थिति बन रही थी। कल परसों तक मेरा मानना है कि एक निर्णायक तरीके से आपको ग्रीस का क्या आउटकम आता है रेफरेंडम का, वो पता चल जाएगा। पेमेंट कल जो करनी है 1.5 बिलियन यूरोस की, वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी, ऐसा अंदाजा हम अभी लगा सकते हैं। और शायद आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से परिस्थिति और थोड़ी खराब हो सकती है। ये निर्भर करेगा किस प्रकार से रिएक्शन आते हैं यूरोपियन मार्केट में। आज जब यूरोपियन मार्केट खुलेंगे तब प्रियंका मुझे लग रहा है कि एक नकारात्मक स्थिति बनेगी, और उसका एक प्रभाव हमारे बाजार पर भी वापस से पड़ सकता है। छोटी या मध्यम अवधि के लिए, जैसे हम पिछले हफ्ते भी जिक्र कर रहे थे कि मुनाफा बांध ले, लंबी अवधि के लिए इस प्रकार की गिरावट का चुनिंदा क्षेत्र और शेयर्स में निवेश करना चाहिए दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन बहुत जल्द अब परिस्थिति फिर से बदले ऐसा नजर नहीं आता है, और उसके साथ साथ ज्यादा तीव्र गिरावट यहां से हो, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सीमित लगता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से, निर्णायक तरीके से अब परिस्थिति सामने नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, घंटे गुजरते हैं, वैसे और नई खबरें आती है, नकारात्मक खबरें ग्रीस की तरफ से। तो इसका रुझान आने वाले 2 या 3 दिनों में मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से पता चलेगा। तब तक मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत असमंजस स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया गौरांग। लेकिन आप बने रहिए, हम आपके सामने रखेंगे अपने दर्शकों के सवाल। लेकिन सौदा आपका में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सौदा आपका में हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
ग्रीस के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ा। ईसीबी ने इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाने के लिए किया इनकार। 6 जुलाई तक बैंक और बाजार बंद रहेंगे ग्रीस में। 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर नजर। ग्रीस में संकट गहराने से बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा लुढ़का। निफ्टी में 2% की गिरावट। ऑटो रियलिटी शेयर गिरे। बैंक निफ्टी ने बनाया बाजार में सबसे ज्यादा दबाव। करीब 550 अंक लुढ़क कर बैंक निफ्टी 3% नीचे। कच्चे तेल में भी बढ़ी गिरावट। ब्रेंट 1% गिरकर $63 के नीचे। नाइमेक्स भी $58 पर पहुंचा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ी। कॉमेक्स पर भाव $1180 के पार। और सन टीवी मामले में कानून मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल की राय को ठहराया सही। मंत्रालय ने कहा यूएपीए के तहत प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज होने पर ही लाइसेंस कैंसिल होना संभव। शेयर 3.25% नीचे। तो बाजार पर एक क्विक चेक डालेंगे। यहां पर गिरावट गहरा रही है। सुबह हमने देखा था सेंसेक्स जब खुला था तो 500 अंकों की कमजोरी थी। अभी भी 470 अंक कमजोर सेंसेक्स। निफ्टी में 146 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट भी दबाव में नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रेशर शायद बैंक निफ्टी से बाजार को झेलना पड़ रहा है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। लेकिन ग्रीस संकट का आखिर कौन सी भारतीय कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जानने के लिए मेरे साथ हैं रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, गुड मॉर्निंग। कौन सी वो भारतीय कंपनियां जिन पर हम सबसे ज्यादा असर देखेंगे इस पूरे ग्रीक ड्रामा का? और देखिए, सेंटिमेंट्स के लिहाज से तो सारे मार्केट्स पे दबाव है, सारे मार्केट्स पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। वो आप देख भी है ना, जो आपने मार्केट चेक अभी बताया। लेकिन ग्रीस हमारे लिए या फिर कहें स्पेसिफिकली यूरोप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो इंडियन मर्केंडाइज का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है 20% के आसपास स्पेसिफिकली यूरोप पे होता है। इंपोर्ट्स जो होते हैं 17% के आसपास टोटल मर्केंडाइज के यूरोप से होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन कुछ कंपनी स्पेसिफिकली जिनका एक्सपोजर है यूरोप में और जिनके स्टॉक प्राइसेस में भी आप प्रेशर देख रहे हैं, उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले तो ध्यान रखें आईटी स्पेस। अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, उसके बाद यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है और उसमें भी खास तौर पे HCL टेक्नोलॉजीज। मैं देख रहा था इसकी कुल आय जो आती है डायरेक्टली ऑलमोस्ट 1/3 यानी कि 33% के आसपास यूरोप से आता है। लेकिन आईटी और फार्मास्यूटिकल डिमांड के लिहाज से ज्यादा दबाव नहीं देखने को मिलेगा। दिक्कत की बात है ट्रांसलेशन लॉसेज या फिर ट्रांसलेशन होते हुए रेवेन्यूज पे जो इंपैक्ट होगा। नेट इंडियन आईटी और इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर यूरोप में नेट एक्सपोर्टर है, तो ट्रांसलेशन लॉसेज आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली कुछ छोटी मोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनका तगड़ा एक्सपोजर डायरेक्टली यूरोप में है। टोरेंट फार्मा मिसाल के तौर पर ऑलमोस्ट 18-20% रेवेन्यूज यूरोप से। इप्का लैब्स ऑलमोस्ट 12 से 15% के आसपास के रेवेन्यूज यूरोप से आते हैं। टाटा ग्रुप ने ऑफ लेट बड़े एक्विजिशंस करे थे, अपनी ग्लोबल पकड़ जमाने की कोशिश करी थी। टाटा स्टील, इसका तगड़ा एक्सपोजर है। 55% के आसपास कुल सेल्स यूरोप से जनरेट करती है कंपनी। टाटा मोटर्स, जब से वो JLR एक्वायर करा था, यूरोप का तगड़ा एक्सपोजर है इस कंपनी का। इनफैक्ट JLR का यूरोपियन रीजन का कंट्रीब्यूशन कुल रेवेन्यूज का 80% के आसपास है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस, आपको याद होगा ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने बड़े तगड़े एक्विजिशंस करे थे, पैर जमाए थे यूरोपियन मार्केट्स में। इनके स्टॉक प्राइसेस में भी आज दबाव है। इनफैक्ट जब कारोबार की शुरुआत हुई थी तो खासा दबाव था इन दोनों कंपनीज पे। इनमें से एक था भारत फोर्ज, जिसकी कुल एक्सपोर्ट का 25% रेवेन्यूज यूरोप से आता है और वीकर यूरो ऑब्वियसली इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। डिमांड तो बाद में फॉलोअप होगी जो कमजोर होगी शायद। मदरसन सुमी 80% इस कंपनी के यूरोप की जो तमाम सब्सिडरीज हैं वहां से कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यूज क्लॉक करती है। तो इसके तो बॉटम लाइन पे आपको ये ट्रांसलेशन का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। टूर एंड ट्रैवल कंपनीज और उसमें भी खास तौर पे कॉक्स एंड किंग्स, ये जो ट्रांसलेशन का इंपैक्ट है बड़ा निगेटिव इस कंपनी में पड़ सकता है। क्योंकि ध्यान रखें यूके का जो कारोबार है, यूरोप का जो ऑपरेशन है, जो इबिटा ये कॉक्स एंड किंग्स क्लॉक करता है उसका ऑलमोस्ट 65% यूरोप का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये स्टॉक में आज देख रहे हैं आप तगड़ा प्रेशर आता हुआ। इसके अलावा हिंडाल्को 23% के आसपास, अपोलो टायर्स 30% के आसपास का एक्सपोजर यूरोप पे रखते हैं। हैवेल्स प्राइमरली क्योंकि सिल्वेनिया के ऑपरेशंस वहां पर हैं, लेकिन ध्यान रखें सिल्वेनिया की जो प्रॉफिटेबिलिटी है बड़ी कम है, तो शायद फाइनेंशियल्स में एंड ऑफ द डेट बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको वहां पे देखने को ना मिले। थर्मैक्स एक और कंपनी है जिसके ऑलमोस्ट 20 से 25% के आसपास के रेवेन्यूज यूरोप से आते हैं। हालांकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देखने को मिलेगा। हमने CNBC आवाज पर सुबह सुबह उस मैनेजमेंट से बातचीत करी।
MM Forgings एक और ऐसी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी, ऑलमोस्ट 40% के आसपास में देख रहा था रेवेन्यूज ये यूरोप से क्लॉक करती है। लेकिन ग्रीस का इस समस्या का भारत पर कितना असर पड़ेगा और सरकार इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है, आइए सुनते हैं वित्त सचिव राजीव महर्षि क्या कह रहे हैं। What impact it has on India depends on what impact it has on the euro. So we are indirectly affected. Whichever way euro moves, that will impact us. So I believe that the dollar has already appreciated 1% against the euro, and which means either we appreciate against the euro or we depreciate to keep the same balance. Either way, I don't know how the markets will react. But markets are not reacting very well, I believe, this morning. Yeah. So there will be uncertainty, but I think things will settle down in a day or two. Sure. No, these are dynamic situations, and one has to take decisions on a daily basis, depending on the dynamics at that point of time. So yes, the broad action plan is to see that the exports are showed up to the extent possible. There has been a decline in the recent months, and but largely on account of oil exports. So there is, but you can't have a sort of strategy cast in stone. I don't think the impact in any case of Greece exit will be very major. Greece default rather will be very major. But whatever it is, it will come to us via the euro and the dollar-euro exchange rate. सिर्फ साहब कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए उनका मानना है जो अनिश्चितता देखने को मिल रही है शायद 1-2 दिन में हालात सुधरते हुए नजर आए, वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी कम होती हुई नजर आएगी और ग्रीस अगर डिफॉल्ट करती है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, खासतौर पे हम जैसे इमर्जिंग मार्केट्स भारत पे बहुत ज्यादा शायद इसका इंपैक्ट देखने को न मिले। पर कॉर्पोरेट्स कैसे देखते हैं ये जो खबरें आई हैं वो द वीकेंड, ग्रीस डिफॉल्ट करने का खतरा, ग्रीक के एग्जिट यूरोजोन से होने के खतरे जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने एक कंपनी की बात करी थी अभी भी जब मैं हाईलाइट कर रहा था, MM Forgings, अच्छा खासा रेवेन्यू उसका यूरोप से आता है। इस कंपनी के एमडी मिस्टर विद्याशंकर कृष्णन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्याशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। जो द वीक हैज स्टार्टेड ऑन अ ड्रामेटिक नोट सर, वरीज आर माउंटिंग ऑन द पॉसिबल ग्रीक एग्जिट और ग्रीक डिफॉल्ट। how big it is a worry for corporates or companies in specific like yours? How worried are you, sir? Not too worried, because first thing is that this is a matter that is out of our control. True. And we have to be only staying on the sidelines and watch what happens. The fallout would range from a Greece default, that Greece stays in the euro, Greece goes out of the euro, and or the worst case scenario that the euro itself breaks up. Now all this is unknown territory, and we have no idea of how each of these options or any other options, any other possibilities would pan out. So we have to wait and watch, and basically we don't have any direct exports to Greece. Okay. There are no receivables from Greek companies or Greek manufacturers. As such, therefore, the direct risk is not there. The impact will be through what happens in Europe, particularly what happens through the euro. So you specifically highlighted that you have no direct exposure to Greece, but what's your exposure to European Union or the European geography, sir? How much of your revenues come from that part of the geography? About 30% comes from from exports directly to Europe, and another good 8 to 10% comes from exports to South America, which is also denominated in euros. Oh. So we stand exposed to about 40% to the euro as such. Over the short term, I would expect, even in the case of a Greek exit, I would expect core euro to strengthen in the short term. Now, what will happen to the business in the core eurozone over a period of time? Definitely, due to a strong currency, there will be impact. But over the short term, I think core eurozone will only strengthen as a currency. Oh, great. The worry is actually about the translation hit on the revenues front. Currency is going to play a more predominant role. Demand or the let-off in demand would probably, come over a period of time. What I wanted to understand, what's your hedging strategy? How well guarded are you to any translation losses or whatever? We are somewhat covered over the next 6-7 month period, but not beyond that, because there are risks in getting too over covered as well. For example, if there is a Grexit
and the euro does start to appreciate, well, all the covers that we would have taken now, what seemed risk hedging right now would seem pretty foolish 6 to 8 months down the line. So the possibilities are immense, and as organizations we cannot be unduly concerned about them. At the same time, we are not immune to what goes on outside the world, particularly with about 75% of our revenues coming from all over the globe. You know, how's Europe shaping up, sir? How's the demand environment from that part of the globe? Is there any slowdown that's imminent, and companies like yours having impact on businesses because of that slowdown, or the traction is good enough? I think there is decent traction. We are seeing good order inflow from existing customers. Several customers have approached us for new parts as well, and that is also going on pretty strong. We must remember that technologically the Eurozone is a very strong area. Particularly those customers who buy from us are all technological leaders in their respective fields. So they will have a global dominance. The issue is how would the Eurozone economy pan out, particularly locally, that is, I mean, with regard to internal to Eurozone and external to the Eurozone. These are issues that will get clear only over time. Looking globally or looking at the overall scenario, other than a few pockets like Greece, etc., I would say that opportunities are still there, and things will be reasonably stable over time. But the joker in the pack is something like Greece can upset perception globally. Yes. That is an outlier. That's a risk which is a systemic risk. With Mr. Vidyashankar, I'll just do a scenario painting. If in case Greece defaults, if in case there is a Greece exit, if in case the entire Eurozone comes under immense pressure, are corporates like you, or have corporates like you started to have a rethink of your strategy? Will you be looking at reducing your exposure? Is something of that sort coming up in your mind, or something just to reduce your exposure or just to diversify yourself? Because around 30 to 40% of your revenues specifically come from Europe at present. See, we have built this very carefully. Every company builds its customer base with care and brick by brick, or digit by digit, or bit by bit. And you just don't throw it away all on one day. So we have to wait to see how it all pans out. My overall situation, in a single word, I would say, or a single sentence, that if the demand in the Eurozone stays put, that's good enough for us. So that, I think, over the next 6 to 9 month period is reasonably there, barring an outlier like a perception change. As I said earlier, a perception change caused by a Grexit could really could I'm not saying it will could upset the entire European apple cart. But I must say that the European economy is also resilient, and people there also want to do well, and the politicians there want to do by their electorate. So there will be stability over a period of time. Okay, Mr. Vidyashankar, बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए. तो MM Forging का मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस साउंड करता हुआ, ग्रीक एग्जिट होता भी है, ग्रीस पे प्रेशर्स आते भी है, तो उनका मानना है जो कोर यूरो एरिया है शायद और स्ट्रॉन्गर इमर्ज होता हुआ नजर आए. डिमांड में इस समय तो कोई लेटडाउन नहीं है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट स्टॉक भी दिन के लो से रिकवर करता हुआ, अब तो महज 1% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ. एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं. ब्रेक के बाद भी सौदा आपका मैं आपके तमाम सवालों का जो सिलसिला है उसके जवाब ढूंढते रहेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सौदा आपका. मेरे साथ राकेश बंसल और गौरांग शाह बने हुए हैं शेयर से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए. सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं आनंद से, संदीप पटेल जी से. गुड मॉर्निंग मिस्टर पटेल, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं आज सर? गुड मॉर्निंग मैडम. मैंने HDIL लिया है, मैंने 1000 शेयर 84 के भाव से मैडम. 84 के भाव पर लिया आपने 1000 शेयर, राइट? हाँ. तो मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ या अभी बेच सकता हूँ मार्केट में? ओके. HDIL में क्या रणनीति अपनाएं गौरांग जी? आपको क्या लगता है HDIL आपको कैसी कंपनी लगती है, और संदीप जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 6 रुपए पर शेयर इनमें मुनाफा जरूर हो रहा है HDIL में. ये खुशनसीब है प्रियंका, इनको 6 रुपए का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि अगर आप साल दर साल का अगर रुझान देखें तो काफी नकारात्मक, और बड़े सारे निवेशक यहाँ पर काफी मायूस हुए हैं.
दिक्कत यह है कि पहले तो एक एज अ डिस्क्लोजर हमने बिकवाली की राय दी है, यानी कि पोर्टफोलियो में है तो आप यहां पर बेच सकते हैं। अगर बुनियादी तौर पर ये रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबरा रियलिटी और शोभा डेवलपर, ये कुछ विकल्प है। एज अ डिस्क्लोजर यहाँ पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और इस प्रकार की परिस्थिति में जब बाजार में नकारात्मक स्थिति हो, डर हो, तो जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक है एचडीएल रियल एस्टेट, वहां पर एक हाई बीटा गिना जाता है और काफी तीव्र गिरावट भी आप यहां पर आते हुए देखते हैं। अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो यहां से निकले, मुनाफा बांध ले। अगर इसी क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना और लंबी अवधि का नजरिया है तो जिन 4 कंपनियों का मैंने जिक्र किया वो इस स्तर पर पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा 20, 25, 30% अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो 4 कंपनियों का मैंने जिक्र किया वहां पर लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें। और अब रुपेश जी का सवाल औरंगाबाद से आया है हमारे पास, जो जानना चाहते हैं इन्फो एज में इन्हें क्या करना चाहिए। 886 शेयर ये होल्ड करते हैं, 86 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है और अच्छा खासा इन्हें मुनाफा जरूर हो रहा है इन्फो एज में। गौरांग, आपसे फिर से पूछना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने लंबी अवधि से होल्ड कर रखा है और 766 रुपए के मुनाफे पर बैठे हुए इन्फो एज में, कैसी दिखती है कंपनी? क्या मुनाफा बुक करें या बने रहें अभी इसे और थोड़ी देर होल्ड करें इसे? जिस स्तर पे निवेश किया है मुझे नहीं याद, जब याद आ रहा है जब मैंने ये स्तर देखे हुए इन्फो एज के, शायद बहुत ही लंबे समय पहले इन्होंने निवेश किया हो। आईटी पर अनफॉर्चुनेटली इस क्षेत्र पर हम कवरेज नहीं है, इस स्टॉक के ऊपर है, बेग पार्डन, तो इस स्टॉक के ऊपर हम टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा और माइंट्री, ये कुछ 4 या 5 कंपनियां हैं जहां पर हमें लग रहा है कि जो नतीजे का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा, थोड़े बहुत बेहतर आसार होते हुए नजर आएंगे। इनके ऊपर है, अगर ये थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो ये भी उचित होगा, क्योंकि मुनाफा काफी बढ़िया हो रहा है। अगर जो आंकड़े दिख रहे हैं खरीदारी के वो सही हो तो। बिल्कुल। राकेश जी, आपको इन्फो एज के चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? 86 रुपए की खरीद, अच्छा मुनाफा अभी हो रहा है। प्रियंका, पोजीशन ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक है और मेरा तो मानना है फॉर द टाइम बिंग पोजीशन को होल्ड करें। ऊपरी स्तरों पर 960 से लेकर 970 के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और एक चीज गौरांग ने बिल्कुल ठीक बोली है, मेरे को भी नहीं लग रहा है, चार्ट्स मैंने पूरी हिस्ट्री खोल के देखी है, मुझे भी कहीं नहीं लगता है कि स्टॉक 90 रुपए के नीचे कभी भी नहीं गया है, 100 रुपीज के नीचे भी स्टॉक नहीं गया है। ये स्टॉक 2008 की मंदी के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, तब स्टॉक 100 रुपीज के अराउंड आया था। परचेज प्राइस पे क्लियरली डाउट होता है, बट ऊपर में 960, 965 के अराउंड क्लियरली मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, तो परचेज प्राइस को लेकर थोड़ा सा डाउट है, हम भी चेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा मुनाफा हो रहा है तो शानदार मुनाफा जरूर है आपके लिए। कुलदीप जी से बात करते हैं, देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग कुलदीप जी, बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम, आई हैव 500 शेयर ऑफ GMR Infra एट द रेट ऑफ 68 रुपीज एंड 600 शेयर ऑफ तिलकनगर इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो आई वांट टू नो मैडम व्हाट आई डू फॉर इन द फ्यूचर, फॉर क्या मैंने होल्ड कर सकता हूँ? अच्छा, वैसे आपका नजरिया कैसा है? लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं, ट्रेडिंग के लिए चलिए आते हैं? हाँ मैडम, लॉन्ग टर्म तक हो ही गया, क्योंकि बेसिकली देयर इज नो रिटर्न इन दिस स्टॉक ना। ओके, यस, आप नेगेटिव में बैठे हुए हैं दोनों ही स्टॉक्स में। गौरांग, क्या सलाह देना चाहेंगे कुलदीप जी को GMR Infra तिलकनगर में? और अगर यहां से निकलने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स भी इन्हें जरूर बताइए। देखिए, पहले तो प्रियंका जी GMR पर हमारी कवरेज थी जो हमने हाल ही में ड्रॉप कर दी, यानी पर अभी यहाँ पर कोई कवरेज नहीं है, क्योंकि बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति और काफी कुछ नेगेटिव रिटर्न्स निवेशकों को दिया है GMR Infra में। अगर आप इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आई थिंक एक करेक्शन हमने IRB Infra में बिल्कुल देखा है। 265, 280 तक के लक्ष्य हमने तय किए हैं साल 1.5 साल के नजरिए से, ये एक बेहतर विकल्प है। वरना फिर दिग्गज कंपनी जो कि बहुत ही जानी जाती है, L&T, डाइवर्सिफाइड बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों में यह काम करती है। इसके अलावा दूसरे भी अन्य कारोबार है। हाल ही में कुछ रुझान सकारात्मक हुआ था, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने कुछ बयान दिए थे, वैल्यू अनलॉकिंग का भी एक प्रोपोजिशन बनता है,
तो मेरा ये मानना है कि भावुक नहीं होना चाहिए। आपको नुकसान अगर होता है तो आपको बांध लेना चाहिए और सोच और समझ और एक रणनीति के साथ आपको काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप लगाव बना करके रखें किसी भी स्टॉक में तो आपको मुनाफा मिलता है। और इस परिस्थिति में जीएमआर में मुझे तो लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है और हर उछाल पर मेरे ख्याल से मैं बिकवाली की राय दूंगा। तिलकनगर इंडस्ट्रीज पर अनफॉर्चुनेटली हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। राकेश जी, तिलकनगर पर आप क्या राय देना चाहेंगे? नुकसान हो रहा है कुलदीप जी को तिलकनगर में भी। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। स्टॉक कंटिन्यूसली नए लोज लगा रहा है। मेरी राय में किसी भी उछाल पे तिलकनगर इंडस्ट्री से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और निकले तो कौन सा स्टॉक है जो आपके रडार में है अभी राकेश साहब? प्रियंका, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, जैसे गौरांग ने एलएनटी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से एक स्टॉक है। बीएचईएल काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। निवेश के नजरिए से मुझे लगता है 6 से 8 महीने में एक अच्छी तेजी दिखाएगा। स्टॉक री रेटिंग पर है। इंफ्रा स्पेस में निवेश करना है तो बीएचईएल को देखें। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अच्छे लगते हैं। एंड आईटी स्पेस के अंदर इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, तो कुलदीप जी, आपको बहुत सारे ऑप्शन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दे दिए हैं। फिलहाल आपको एग्जिट करने की सलाह अपने दोनों ही स्टॉक से, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं इस बाजार में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ सुशील कुमार जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल। नमस्ते सुशील जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी सुशील जी, पूछिए अपना सवाल। अगर अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा धीरे कर दें, इनफैक्ट म्यूट कर दें, और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास ये पीएनबी के 200 शेयर है और एसबीआई के मैंने 500 शेयर लिए हैं। ओके ओके जी, तो पीएनबी में आपको 7 रुपए 10 पैसे का नुकसान हो रहा है। एसबीआई किस भाव पर लिया है आपने? 64 पे लिए मैडम। ये किस भाव पर लिया सर? 264 264। ओके, 264 के भाव पर एसबीआई के भी 500 शेयर ये होल्ड करते हैं। फिलहाल नुकसान दोनों में ही हो रहा है। गौरांग, दोनों ही जो है पीएसयू बैंक्स हैं, पीएनबी और एसबीआई। सुशील जी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बने रहें इसमें? प्रियंका, पसंदगी हमारी तो निजी बैंक्स काफी लंबे समय से है और पीएनबी पर एज अ डिस्क्लोजर नतीजों के पश्चात जो हमने बुरी परिस्थिति देखी है वो बहुत जल्द सुलझती हुई नजर नहीं आती और उसी बलबूते पर हमने बिकवाली की राय दी है। पीएनबी से निकल के अगर ये एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निजी बैंक्स में निवेश करते हैं तो समय अगर ये लंबा देते हैं, 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं तो शायद नुकसान की भरपाई हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि ये भी सरकारी बैंक है, लेकिन ये एक ऐसी बैंक है जहां पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है। इसके साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। थोड़ा समय लगेगा, एसेट क्वालिटी को लेकर के काफी कुछ दिक्कतें हैं सरकारी बैंक्स पर, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नतीजों के पश्चात हमें परिस्थिति सुधरती हुई नजर आती है। 335-340 का लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं और अगर ये जो बारिश का मौसम है ये अगर अच्छे तरीके से फैल गया, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो गया, खाने पीने की महंगाई दर अगर सीमित दायरे में रहती है तो शायद आपको ब्याज दरों में कटौती होती हुई नजर आएगी। ये हमारी इच्छा है। जून, जुलाई या फिर अगस्त, जब पहली क्रेडिट पॉलिसी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जहां पर क्रेडिट पॉलिसी है, तो समय दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहें। हो सकता है अगर आपके पास पूंजी है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन पीएनबी को बेच करके इस स्तर पे या उछाल पर निजी बैंक्स में निवेश करें, जिन जिन बैंक्स का मैंने जिक्र किया है। और एक क्विक चेक बाजारों का। सेंसेक्स में हम दबाव को गहराते हुए देख रहे हैं। 577 अंक गवा चुका है बाजार। निफ्टी भी दबाव के साथ 8200 का एक जो स्तर था उसे तोड़ते हुए उसके करीब मंडरा रहा है। निफ्टी 176 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी दबाव में है। मिड कैप इंडेक्स पर अगर नजर डालें तो 12,731 पर 334 अंक की कमजोरी के साथ ब्रॉडर मार्केट में फिलहाल कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी
500 अंकों से भी ज्यादा की बढ़त गंवा चुके हैं। 524 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन के बीच का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ने वाले केवल 126 शेयर हैं, लेकिन गिरने वाले 1224 शेयर हैं। तो बाजार के लिए चिंता बढ़ी हुई है। यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि ग्रीस के पूरे इस टेंशन में अगला कदम क्या हो सकता है। यूरोपियन मार्केट किस तरह से खुलते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बाजार दबाव में है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। शेयरों पर जुड़े सवाल आपके हम जोड़ेंगे, जिसका जवाब देंगे हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा। आपका राजेश जी मेरे साथ है अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मॉर्निंग मैडम जी। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सर जी। नमस्कार जी। बिल्कुल नमस्ते सर, आपकी आवाज आ रही एकदम क्लियरली। बताइए कौन सा शेयर है? मैंने 2000 शेयर यूनिटेक के लिए हैं ₹7.50 के भाव में। ओके, तो इन्हें रखना है, निकलना है क्या? इसका यूनिटेक कैसा चलेगा? यूनिटेक कैसा चलेगा राकेश जी, आप अपना व्यू देना चाहेंगे इसमें? इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? ₹7.5 के आसपास की इनकी खरीद रही है। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मेरी राय में इन स्तरों पर स्टॉक को बेच के इससे निकलना चाहिए। ऑलराइट, तो यूनिटेक से एग्जिट की सलाह दे रहे हैं राकेश जी। विकास जी से बात करते हैं, पुणे से जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी नमस्ते, बताइए कौन से शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्ते मैडम। मेरे पास रिको ऑटो है 40 के भाव पे 620 है। और पीएफएस है पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज 42 के भाव पे 600 शेयर है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने लिया मैडम। अच्छा, तो उसमें विकास जी को लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए। रिको ऑटो और पीटीसी फाइनेंशियल में क्या करें? गौरांग, रिको ऑटो और पीटीसी फाइनेंशियल आपको कैसे दिखते हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? प्रियंका, दोनों ही स्टॉक हम कवर नहीं करते हैं, तो टिप्पणी देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। राकेश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, इन दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर देखकर बताइए कि अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है विकास जी का, तो ये दोनों चॉइसेस कैसे दिखती है आपको? देखिए प्रियंका, पहले पीटीसी फाइनेंशियल की बात करें तो मेरी राय में जिस तरीके से लंबी अवधि का नजरिया है, तो पैसे को पीटीसी फाइनेंशियल से निकालना चाहिए। अगर पैसे को फाइनेंशियल सर्विसेज में ही रखना है तो मेरा तो मानना है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इधर रुख करना चाहिए। रिको ऑटो ट्रेडिंग का नजरिया है, शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो ठीक है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। रिको ऑटो से भी निकलने की सलाह दूंगा। मेरा तो मानना है ऑटो स्पेस के अंदर निवेश करना चाहिए। ऑटो स्पेस के अंदर अगर आप देखें, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखें तो भारत फोर्ज जिस तरीके से गिरावट चल रही है, गिरावट पे स्टॉक को लेना चाहिए। मदरसन सुमी, इस स्टॉक भी करेक्टिव फेज के अंदर है, इसके अंदर भी निवेश किया जा सकता है। यहां से निकलें और पैसे को दूसरी जगह मूव करें। ऑलराइट, और अब अभिषेक मंडल जी के सवाल को जोड़ती हूँ। कोलकाता से इन्होंने ये सवाल भेजा है, जो जानना चाहते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। 1000 शेयर है, 250 रुपए में इन्होंने खरीदा था। आगे क्या करना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में? गौरांग, रिलायंस कम्युनिकेशन आपको कैसी दिखती है? अगेन यहाँ पर नतीजों के आधार पर काफी निराशा और स्टॉक ने बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप सेल्युलर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो एज अ डिस्क्लोजर भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर दोनों पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। साल 1.5 साल के नजरिए से भारती पर हमने हमारा लक्ष्य हाल ही में बढ़ा करके 500 रुपए का किया है। उसी तरह से आइडिया सेल्युलर पर हमने हमारा लक्ष्य बढ़ा करके 230 का किया है, वो भी साल 1.5 साल का नजरिया। और मैं मानता हूं कि डिजिटल इंडिया रोल आउट जो सरकार की मुहिम है और जिस प्रकार से हमने ब्रॉडबैंड और डेटा सर्विसेज आगे जा करके इस्तेमाल होंगे, ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी राय में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज में भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर बेहतर विकल्प है। और अब विनोद गोयल जी से बात करते हैं, सिलवासा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर मैडम जी? नमस्ते मैडम जी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। मैं निरंतर आपका शो कंटिन्यू देखता हूँ मैडम।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विनोद जी। नमस्ते मैडम, मेरे पास अवेलेबल है। हाँ, कितने शेयर अवेलेबल के भाव थे? ओके मैडम जी, मेरे को क्या करना चाहिए बताइए मैडम जी। और मैं आगे भविष्य में मेरे को 25 लाख के करीब इन्वेस्ट करना है, तो किन शेयरों में करूं, प्लीज मेरे को गाइड करें। अच्छा, कितना अमाउंट आपने बताया विनोद जी? मैडम 25 लाख के करीब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 5 साल के लिए। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है आपका। गौरांग, पहले तो विनोद गोयल जी को अगर आप लवेबल पर सलाह देना चाहेंगे, किस तरह की कंपनी आपको ये दिखती है और इसमें इन्हें क्या बने रहना चाहिए, और बताया 5 साल के नजरिए से 25 लाख ये बाजार में लगाना चाहते हैं। लवेबल लॉन्जरीज पर तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्जरीज और इनरवेयर में ये कंपनी काम करती है। मार्केट शेयर अच्छा खासा है, मगर अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है, तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्या ये होल्ड करें या बेच दें। लेकिन जो पूंजी इन्होंने बताई है और जो समय सीमा बताई है, मेरा मानना है आईटी क्षेत्र 3 या 4 सेक्टर इनको चुनना चाहिए, या फिर 5 सेक्टर, 5-5 लाख रुपए प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दें आप। आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फार्मा, ऑटोज, एफएमसीजी और शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये 4 या 5 सेक्टर है जहां पर ये निवेश कर सकते हैं। दिग्गजों को ध्यान में रखें, मिसाल के तौर पर आईटी पर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग्स में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, फार्मा में सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क, एफएमसीजी क्षेत्र में एचयूएल, मैरिको, डाबर, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्राथमिकता होगी बीपीसीएल, उसके पश्चात एचपीसीएल। तो हम अगला सवाल पूछे, इससे पहले विनोद जी के पहले सवाल का जवाब मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगी। लवेबल लॉन्जरी इन्होंने 450 रुपए में खरीदा था, इसके चार्ट स्ट्रक्चर सर आपको कैसे दिखती है? प्रियंका, एक्सट्रीमली नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लंबी अवधि के लिए इस पोजीशन को बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, तो विनोद जी, अब सबसे पहला तो काम ये कीजिए कि आप लवेबल से निकलिए, और आपको सलाह दे दी है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने, अपनी टॉपिक्स बताई है, उसमें से चुनिए अपने लिए शेयर्स जो आपको ठीक लग रहे हो। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईटीएल के इस महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेन और कमोडिटी लीग में ताजा स्थिति क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स लीग, और वहां पे लीडरशिप बोर्ड क्या कहता है। दिनेश कुमार पिछले एक हफ्ते में 115% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए और लीडरशिप बोर्ड में सबसे पहले पायदान पे ये खड़े हुए हैं। सौरभ श्रीवास्तव, जयेश कुमार गुंतवार और मधु वैद जी ने भी 60 से लेकर 75% तक के तगड़े रिटर्न्स बीते 7 दिनों या कहें बीते 5 कारोबारी सत्रों में क्लॉक करें, तो गजब का रिटर्न इन तमाम खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में। लेकिन दिनेश कुमार कन्विंसिंगली पूरे पैक को लीड करते हुए नजर आएंगे। दूसरी लीडरशिप बोर्ड की तरफ मूव करिए। विमेंस लीग में देख लीजिए किस तरह का प्रदर्शन अब तक चल रहा है, और मधु वैद जी ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न्स बीते एक हफ्ते में कमाती हुई और विमेंस लीडरशिप बोर्ड में सबसे पहले पायदान पे ये समय खड़ी हुई हैं। इनफैक्ट 21 से लेकर 26% तक के तगड़े रिटर्न्स पिंकी पाल, ईशानी परिमल और निर्मला देवी गुंतमार्क ने भी कमाए हैं। तो तगड़ा रिटर्न्स इन सबके पोर्टफोलियोज में, लेकिन मधु वैद जी का पोर्टफोलियो गजब का शाइन करता हुआ ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न्स। कमोडिटीज में भी अच्छे रिटर्न्स कमाए जा रहे हैं और कुन्ना स्वामी श्री सदूर ऑलमोस्ट 30-31% तक के रिटर्न्स क्लॉक करते हुए बीते एक हफ्ते में। लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स भी 10 से लेकर 23% तक के रिटर्न्स कमाते हुए। नरेंद्र जी दूसरे पायदान पे, प्रणय तीसरे पायदान पे और अमेया माधव देशपन चौथे पायदान पे समय पहुंचते हुए। लेकिन देख लीजिए किस तरह से पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स के चलते हुए लीडरशिप में, पोजीशनिंग में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर वो हम दिखा सकें किस तरह के पोजीशंस में बदलाव हुए बीते एक हफ्ते में, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस समय लीडरशिप बोर्ड में आपके सामने तीनों लीडर्स का पोर्टफोलियो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स लीग में जो मैं आपको बता रहा था,
दिनेश कुमार जी का पोर्टफोलियो। बीते एक हफ्ते में 115% के रिटर्न्स। मैं पढ़ रहा था उनके पोर्टफोलियो के बारे में। 52-53,000 रुपीज के आसपास उन्होंने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर दी बीते हफ्ते, और कुल मिलाकर 60-61 रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स वहां पर कमाए हैं। तो 115% के आसपास के गजब के रिटर्न्स हैं। और इंटरेस्टिंगली ऑप्शंस मार्केट में बड़े एक्टिव रहे दिनेश कुमार जी। क्या कोशिश करेंगे दिनेश कुमार जी से बातचीत करने की, लेकिन हो नहीं पा रही है। मैं उनका पोर्टफोलियो आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंगली 3 पोजीशंस में इन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया। कर्नाटका बैंक का कॉल लिया, निफ्टी का 8,800 का कॉल लिया, और बैंक निफ्टी का कॉल लिया उन्होंने, और तगड़े रिटर्न्स इन सब में कमाए हैं। मैं इनके बाय और सेल प्राइस देख रहा था। इन्हीं तीनों पोर्टफोलियो, इन्हीं तीनों पोजीशंस में इन्होंने ऑलमोस्ट 60-61 हजार रुपए के आसपास के रिटर्न्स कमाए, और बीते हफ्ते लीडर बन के उभरे हैं। ऐसे मार्केट में 115% के आसपास के रिटर्न्स। कोशिश करेंगे आगे कभी इनसे बातचीत करने की, क्योंकि अब रणनीति में तमाम जो बुलिश थे उनकी रणनीति में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बीते हफ्ते गजब के रिटर्न्स आते हुए। लेकिन आईटीएल के जरिए ध्यान रखें, आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर भी आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। भी सरकार का पूरा फोकस है। इसी के तहत जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर ने नए रेल कॉरिडोर बनाने के लिए कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोंकण रेलवे और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर जयगढ़ पोर्ट से लेकर दिगनी स्टेशन के बीच करीब 33 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाएगी। माननीय महाप्रबंधक, ये पीपीपी मोड में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में जो ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, इससे हमारे स्टेट को, महाराष्ट्र को, और खास करके जो कोंकण का क्षेत्र है उसको बहुत तेजी से तरक्की होगी, क्योंकि हम लोग माल का आना जाना, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा और कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अंदर टोटल करीब 750 से 800 करोड़ रुपए के बीच में ये प्रोजेक्ट में लगेगा। और इसी के साथ अब सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ राकेश बंसल जी बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। शुभ्रा जी का है पहला सवाल रांची से, जो जानना चाहते हैं कि एलएनटी में उन्हें क्या करना चाहिए। 200 शेयर है इनके पास, 1,451 रुपए में इन्होंने खरीदा था। तो राकेश जी, एलएनटी पर क्या सलाह होगी सर? प्रियंका, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किसी भी गिरावट में स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉक एक री रेटिंग पर है। मेजर अपसाइड मेरे को लगता है इस तरह से देखने को मिलेगी एलएनटी के अंदर। विकास जलान जी के पास हैं टालब्रोस ऑटो के 200 शेयर 66 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, मेरी राय में यहां से स्विच करना चाहिए इनको। दूसरी ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में मदरसन सुमी हुआ, भारत फोर्ज हुआ, दोनों स्टॉक्स करेक्शन में है। यहां से स्विच करें भारत फोर्ज में या मदरसन सुमी में। यवतमाल से ओम डब्बावर जानना चाहते पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। 100 शेयर 92 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, ज्यादा कुछ अपसाइड लगती नहीं है। फॉर द टाइमिंग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 92 से लेकर 95 के टारगेट्स के लिए। गोविंद जी के पास है बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर 218 रुपए में उन्होंने खरीदा है। प्रियंका, मेरी राय में यहां से निकलना चाहिए। इस पैसे को एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में लगाना चाहिए। नारायण कृष्णा जी जानना चाहते हैं स्पार्क के बारे में। 100 शेयर 554 रुपए 50 पैसे में खरीदा है। प्रियंका, लंबी अवधि का नजरिया बनाएं और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जावेद शेख जी के पास है सुवेन लाइफ साइंसेज के 100 शेयर 258 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। प्रियंका, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। शिव कुमार जी के पास हैं आरसीएफ के 1000 शेयर 68 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है फॉर द टाइमिंग पोजीशन को होल्ड करें, बट अगर 62 से 65 रुपए के स्तर मिलते हैं तो बेशक हल्के से नुकसान होगा, बट निकलने की कोशिश करनी चाहिए अराउंड 62 से लेकर 65 के बीच में। राजेंद्र घाटके जी के पास है जेपी इंफ्रा के 2800 शेयर 25 रुपए में इन्होंने इसे खरीदा था। प्रियंका, काफी स्टॉक गिर चुका है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अभी तो पोजीशन को होल्ड करें, बट रैली में अगर 20 से लेकर 22 रुपए के भाव मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए ऊपरी स्तरों पर। सुनील कुलकर्णी जी जानना चाहते हैं श्री रेणुका शुगर्स के बारे में। 3000 शेयर 32 रुपए इनकी खरीद का भाव।
प्रियंका काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी रैली में निकलने की राय होगी। विकास मेहता जी के पास हैं टाटा एलेक्सी के 500 शेयर 1480 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका मेरी राय में इन स्तरों पर यहां से निकल के इस पैसे को अगर इन्फोसिस में लगाते हैं तो एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। मुंबई के महेश कदम जानना चाहते हैं एडुकॉन्ट में क्या करें। 860 शेयर 22 रुपए 50 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है यहां से पैसे को निकालना चाहिए और इस पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर लगाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक काफी अच्छे लगते हैं, पैसे को वहां मूव करें। अश्विनी दानी जी के पास है रिलायंस पावर के 30 शेयर 62 रुपए पर शेयर इन्होंने खर्चा किया है। प्रियंका काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी उछाल पे निकलने की राय होगी। सौरभ कुमार जी के पास हैं कोपरान के 1000 शेयर 40 रुपए में इन्होंने खरीदा था इसे। प्रियंका मेरी राय में पैसे को निकालना चाहिए कोपरान से और इस पैसे को फार्मा के अंदर सन फार्मा या लुपिन जैसे स्टॉक्स में लगाना चाहिए। मानस ठाकुर जानना चाहते हैं ग्रैन्युल्स इंडिया में क्या करें। 500 शेयर 380 के भाव पर खरीदा था। प्रियंका मेरा ऐसा मानना है कि पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किरण गुप्ता जी के पास है लैंको इंडिया के 250 शेयर 48 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका अच्छा रनअप वहां से देखने को मिल चुका है, मेरा ऐसा मानना है कि इन स्तरों पे बेच के स्टॉक से निकलना चाहिए। मुकुल जी के पास है गैमन इंफ्रा के 750 शेयर 13 रुपए 60 पैसे में खरीदारी की थी इन्होंने। इन स्तरों पर यह हल्के से उछाल पर निकलने की राय रहेगी। अहमदनगर के रामचंद्र जी के पास है यूनिकेम लैब के 100 शेयर 222 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि का नजरिया बना के। विनोद कोंकणे जी जानना चाहते हैं कि सेबको में क्या करें। 200 शेयर 30 रुपए के भाव पर खरीदा था। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या हल्की सी पुलबैक रैली पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोल्हापुर के शंकर राठौर जी के पास है इन्फोसिस के 50 शेयर 2130 रुपए में खरीदारी की थी। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, अगर निवेश लायक फर्दर पूंजी है तो मेरा ऐसा मानना है पोजीशन फर्दर बाइंग भी इन स्तरों पे की जा सकती है। राकेश जी आपका धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? थैंक यू प्रियंका, जिन भी स्टॉक पे बात करी है, जिनको रिकमेंड करा है, किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम स्टॉक जो रिकमेंड करे हैं स्पेशली वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। थैंक यू सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो स्वागत आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी राउंड अप के साथ।